अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, GN स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, सुर्ख व सफ़ेद चेहरा, पतले पतले गुलाबी होंठ, स्याह और लंबे बाल, लबों पर मुस्कुराहट, बातों में शीरनी, दिल में रहम और सीने में दूसरों का दर्द, मगर आंखों की रोशनी से महरूम थी वो हसीन शहजादी। शाह अमजद को शादी के 12 बरस बाद कुदरत ने औलाद जैसी नेमत दी थी और उसने 1 माह तक सारे मुल्क में खुशियां मनाई थीं। लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि शहजादी मारूख नाबीना है तो उसे बेहद सदमा हुआ। एक रात वो बिस्तर पर लेटा हुआ शहजादी के बारे में कुछ सोच रहा था कि उसे 2 साल पहले की वो बात याद आई जब इसका जुलूस महल के सदर दरवाजे से निकलकर पुररौनक इलाकों से होता हुआ शहर के बड़े चौक से गुजर रहा था तो एक ज़ईफ़ा लंबे लंबे डिंग भरती हुई सड़क अबूर करने लगी। शाह ने हुक्म दिया, इस बदतमीज ज़ईफ़ा को हमारी सवारी का कतई लिहाज नहीं, इसकी मशकें बांधकर हमारे सामने पेश करो, उसे उसके जुर्म की सज़ा दी जाएगी। कोतवाल दौड़ता हुआ गया और ज़ईफ़ा को पकड़कर ले आया। फिर शाह से हाथ बांधकर अर्ज करने लगा, जहां पना ज़ईफ़ा नाबीना है, इसने सवारी को नहीं देखा। बादशाह ने गुस्से भरे लहजे में कहा, नाबीना है तो घर में क्यों नहीं मरी रहती, बाहर क्यों निकलती है। बूढ़ी ज़ईफ़ा खौफ से थर थर काँप रही थी, उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां और भी उभर आई थीं। वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा बेटा चारपाई पर बीमार पड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं भागती हुई हकीम साहब के पास जा रही थी, मेरा लाल अच्छा हो जाएगा तो मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी। कोतवाल ने उसकी बात सुनकर शाह की तरफ देखा। खुदा अंधों को भी औलाद दे देता है। बुड़बुड़ाते हुए शाह ने कोतवाल को इशारा किया कि इसे जाने दो। यही बात उसे याद आई और वो सोचने लगा कि मेरी ये बात ज़रूर खुदा को बुरी मालूम दी और उसने मुझे नाबीना बेटी देकर मुझे सबक दिया है कि देखो, अगर नाबीना को औलाद देता हूँ तो एक बादशाह को अंधी बेटी भी दे देता हूँ। उसके बाद शाह ने दुआएं मांगी, फ़कीरों और दरवेशों के पास गया, मन्नतें मांगी, मगर कुदरत ने उसे फिर कोई औलाद नहीं दी। एक रोज़ वो अपने वज़ीर हाकिम खान और कोतवाल को साथ लेकर ज़ईफ़ा की तलाश में निकला ताकि वो उससे माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस ले ले, लेकिन वो ज़ईफ़ा ना मिल सकी। मलका मारूख को जान से ज़्यादा अजीज़ रखती थी और अपना ज़्यादा वक़्त उसी की देखभाल में गुजारती थी। मलका के अलावा कई कनीज़ें भी उसकी खिदमत के लिए हर लम्हा हाजिर रहती थीं और उसे किसी तरह की भी तकलीफ़ नहीं पहुँचने देती, बल्कि उसे हर वक़्त खुश रखने की कोशिश करती। शहजादी जब 5 साल की हुई तो एक मुअल्लिमा मुकर्रर की गई जो उसे कुरान शरीफ याद कराती और छोटी छोटी बातें समझाया करती। वो हर रोज़ परिंदों, जानवरों और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बहुत सी बातें और किस्से सुनती तो मुअल्लिमा से सवाल करती, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, मुझे तो एक भी नज़र नहीं आती, तुम कैसे देख लेती हो। मुअल्लिमा ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, ये आंखें कहलाती हैं, खुदा ने तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं दी, हमारी आंखें हर चीज़ को देख लेती हैं लेकिन तुम नहीं देख सकती। नन्ही शहजादी इस बात को सुनकर रंजीदा हो जाती और कभी कभी तो रोने भी लगती कि मैंने अल्लाह मियाँ का क्या बिगाड़ा था जो मुझे रोशनी नहीं दी, मैं तो शहजादी हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा रोशनी मिलनी चाहिए थी। दिन गुजरते गए और शहजादी जवान हो गई। अब उसकी खूबसूरती और भी निखर आई थी। उसका हुस्न देखकर मलका दिल ही दिल में कटती, ठंडे ठंडे सांस भरती और दिल ही दिल में अफसोस करती, मगर ज़बान से कुछ न कहती। वो अक्सर सोचा करती थी कि मेरी नाबीना शहजादी से भला कौन शादी करेगा। अगर कोई शहजादा राजी हो भी गया तो उसे तख्तो ताज का लालच होगा और तख्तो ताज उसे मिल गया तो फिर वो उससे बात करना भी गवारा नहीं करेगा और किसी दूसरी लड़की से ब्याह रचा लेगा। बस ऐसी ही बातें सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। यही हाल बादशाह अमजद का भी था। शहजादी महरुख इन बातों से बेखबर बागों में घूमती फिरती, फूलों को हाथों से टटोलकर तोड़ती, सूंघती, अपने रुखसारों पर फेरती और कनीज से पूछती, बिल्ली तो सब चीज़ों को देख लेती है, क्या ये फूल भी देखते हैं। कनीज कहती, नहीं शहजादी साहिबा, इनकी आंखें नहीं होती। शहजादी इस जवाब पर कहका मारकर हंसती और फूल को रुखसार पर लगाते हुए कहती, ये कितना नरम व नाजुक है, इसकी खुशबू कैसी प्यारी है, मगर आंखों की रोशनी से मेरी तरह महरूम है, ना किसी चीज़ को देख सकता है, ना इसकी खूबसूरती की तारीफ कर सकता है, शायद इसीलिए मुझे अजीज है। बिल्ली को देखो कैसी बुरी है
उस रोज मुझे पंजा मार दिया था। आंखों वाली है ना, इसीलिए तो मुझे प्यार नहीं करती। कनीज उसकी हाँ में हाँ मिला देती और वो खुश होकर एक दो फूल और तोड़ लेती। कनीज अक्सर उससे जानवरों की झूठी सच्ची कहानियां सुनाती, शिकार के किस्से बयान करती और वो बड़े गौर से सुना करती। एक रोज वो कहने लगी, ये शिकारी तो बड़े बुरे होते हैं, बेचारे जानवरों को जान से मार देते हैं, उनके बच्चे यतीम हो जाते होंगे। अगर खुदा मेरी आंखों में रोशनी देता तो मैं जंगल में जाकर इन यतीम बच्चों को प्यार करती, अच्छी अच्छी चीजें खिलाती और कभी कोई शिकारी नजर आ जाता तो उसे गिरफ्तार करवा देती। कनीज बोली, शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत भी तो शिकार खेलने जाते हैं। पिछले ही महीने खूनख्वार चीते का शिकार कर लाए थे। उस चीते की खाल बड़ी खूबसूरत है। शहजादी कहने लगी, मैं आज ही अब्बा जान से पूछूंगी कि उन्होंने बेकसूर चीते की जान क्यों ली। उसकी मलका याद करके आंसू बहाती होगी और बच्चे रो रो कर निढाल हो जाते होंगे। उसने रात ही को बादशाह से सवाल कर लिया। उस वक्त उसके भोले भाले चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसे चीते की मौत का बहुत ज्यादा रंज है। बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, चीता बहुत ही खतरनाक जानवर है और जिस चीते को हमने शिकार किया है वो तो बहुत ही जालिम था। जंगल के करीब जो गांव देहात हैं, ये रात के वक्त वहां चला जाता था और किसी गाय या बैल को पकड़कर जंगल में ले जाता और मजे ले लेकर उसका गोश्त खा जाता। गांव वाले इसके हाथों बेहद परेशान थे, मगर वो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो हमारे पास आते और दिन में कई कई शिकायतें लेकर आते। हमने बहुत से शिकारियों को मुकर्रर किया, इनाम का लालच दिया, मगर ये चीता ऐसा चालाक और होशियार था कि किसी के काबू में नहीं आया था। आखिर हमने उसे हलाक करने का इरादा किया। 2 दिन के बाद जरूरी सामान लिया और हम अपने मसाबों और शिकारी दोस्तों को हमरा रवाना हो गए। हम जिस वक्त गांव में पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि वहां के तमाम लोग ही बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। शाम के बाद कोई आदमी तनहा बाहर नजर नहीं आता। हमने पहली रात गांव में गुजार दी। लोगों से चीते की बातें सुन सुनकर मालूमात हासिल करते रहे। सुबह गांव के 2 आदमियों को साथ लेकर हम जंगल पहुंच गए। वो दोनों आदमी हमें चीते के छुपने की जगह दिखाते रहे। शाम तक हम जंगल में घूमते रहे। सूरज गरूब हो रहा था कि एक मसाहब ने पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, चीता कैसे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए पहाड़ी से उतर रहा है। हुजूर, वो आदमखोर चीता यही है। चंद लम्हों के बाद वो उन झाड़ियों के पास पहुंच गया जिनके 3 तरफ हम सब शिकारी फैले हुए थे। हमने निशाना बांधकर कमान से तीर छोड़ा। वो उसकी पेशानी में लगा। वो जैसे ही जमीन पर गिरा, हमारे मसाहिब ने उसकी गर्दन का निशाना लेते हुए तीर छोड़ा। अब तो चीते की बुरी हालत हो गई और वो तड़पने लगा। थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो गया और इस तरह गांव के लोगों को इस आदमखोर चीते से निजात मिल गई। शहजादी मारुख, जो गौर से सुन रही थी, कहने लगी, चीते को मारने के बजाय उसे जिंदा पकड़कर कैद कर दिया जाता। बादशाह हंसते हुए कहने लगा, बेटी, खून का बदला खून होता है। अगर एक आदमी दूसरे शख्स का खून कर दे तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। इसी तरह इस चीते ने बहुत से ढोर डंगरों को जान से मारा था, कई इंसानों को चीर फाड़ कर खा गया था। उसकी सजा सिवाय मौत के कुछ न थी। शहजादी बोली, अब्बा, उसकी बीवी रोती फिरती होगी, उसके बच्चे उसकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। बादशाह ने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी, ऐसी बातें ना सोचा करो, चलो अब आराम करें। शहजादी किसी सोच में थी, खामोशी से उठकर चल पड़ी। शहजादी मारुख की उम्र 17 साल की थी। अल्फिया नामी एक सयाह दुनिया के मुल्कों की सयाहत करता हुआ इस मुल्क में पहुंचा और शाह की खिदमत में हाजिर हुआ। शाह को दूसरे मुल्कों के हालात जानने का बहुत शौक था, इसीलिए वो सयाह से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसे शाही मेहमान खाने में ठहराया। बादशाह दोनों वक्त सयाह अनफिया को अपने साथ खाना खिलाता और उससे मुख्तलिफ मुल्कों के हालात सुनता। चौथे दिन सयाह ने मिस्र के हालात सुनाते हुए कहा, यहाँ मैंने एक जरा को देखा। वो शक्ल सूरत और लिबास से मामूली हैसियत का आदमी लगता था, लेकिन वो निहायत मालदार और खुशहाल इंसान था। उसका मकान किसी महल से कम दर्जे का ना था। उसके मकान की छत पर एक छोटा सा शीश महल बना हुआ था। यहाँ छोटी मगर चौड़ी शीशियों में बेशुमार आंखें रखी हुई थीं। ये इंसानों की आंखें थीं। डेलों और पुतलियों के साथ रगें और नसें भी मौजूद थीं। इन आंखों को देखकर मैं सहम गया और सोचने लगा,
یہ جرا انسانوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے، کیا یہ مجھے بھی اس لیے تو اس شیش محل میں نہیں لایا؟ اگر اس ظالم نے میری آنکھیں نکال لیں تو میں شاید زندہ نہ رہ سکوں گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہنے لگا یہ آنکھیں زندہ ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چونکا اور حیرانی سے آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ جرا میرے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بہت سے لوگ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں مجھے دے دیتے ہیں اور میں اپنے عمل سے ان آنکھوں کو نابینا لوگوں کے لگا دیتا ہوں۔ کیا یہ آنکھیں ان کے چہروں پر کام دینے لگتی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری اور آپ کی آنکھیں کام کرتی ہیں، البتہ 100 میں سے 1-2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ نئی آنکھیں لگانے کے باوجود بھی اندھے رہتے ہیں۔ بادشاہ امجد بڑے غور سے اس عجیب و غریب جرا کا حال سن رہا تھا۔ الفیہ سیاہ نے شربت کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، پھر ایک روز اس نے میرے سامنے ایک سوداگر کے نابینا بیٹے کے چہرے پر شربتی آنکھیں لگائیں۔ 2 مہینے تک اس کی پٹی بندھی رہی اور میں صرف اس کا انجام دیکھنے کی غرض سے مصر میں ٹھہرا رہا۔ اس نوجوان کی پٹی کھلی تو وہ حقیقت میں ہر چیز دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس وقت جرا اپنی کامیابی پر اور سوداگر اپنے بیٹے کو بینائی حاصل ہونے پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سوداگر نے جرا کو 2000 اشرفیہ انعام دیتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ حقیر معاوضہ ہے لیکن اگر آپ قبول فرما لیں تو مجھے مسرت حاصل ہوگی۔ جرا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ رقم قبول کر لی۔ بادشاہ نے سیاہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی بھی نابینا ہے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس نے جرا کا مکمل نام اور پتہ دریافت کر لیا۔ سیاہ 1 ہفتے کی سیاحت کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے اسے بے شمار تحفے دیے اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ نے ملکہ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اگر میری شہزادی کے چہرے پر خوبصورت آنکھیں لگ جائیں اور یہ سب کچھ دیکھنے لگے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور دوسرے دن سوداگر کا بیس بدل کر سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ شہزادی مارک کو بھی معمولی کپڑے پہنائے۔ بات یہ تھی کہ وہ مصر میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر کرنے سے ساری دنیا میں شہرت ہو جاتی کہ بادشاہ امجد کی بیٹی پیدائشی اندھی ہے اور آنکھیں لگوانے مصر آئی ہے۔ اس شہرت سے ممکن ہے کوئی شہزادہ اس سے شادی کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوتا۔ غرض بادشاہ مہر رخ کو ساتھ لے کر مصر پہنچ گیا۔ وہ ایک کاروان سرائے میں ٹھہرا اور پوچھنے والوں کو یہی بتایا کہ میں ایک سوداگر ہوں، بیٹی کا علاج کرانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ سیاہ کے بتائے ہوئے پتے پر گیا اور جرا سے مل کر مارک کی آنکھوں کے لیے بات کی۔ جرا نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ ان شیشیوں میں رکھی ہوئی آنکھوں میں سے پسند کر لیجئے، میں آپ کی پسند کی ہوئی آنکھیں لگا دوں گا۔ بادشاہ امجد نے ہر شیشی کو غور سے دیکھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی آنکھیں منتخب کرے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا اگر ملکہ کو ساتھ لے آتا تو بہت اچھا تھا، وہ مناسب آنکھیں پسند کر لیتی۔ آخر بہت دیر کے بعد اس کی نظریں ابھری ہوئی سیاہ آنکھوں پر جم گئیں۔ اس کی چمکیلی پتلیاں بہت ہی اچھی لگ رہی تھیں۔ بادشاہ نے جرا سے کہا، میری بچی کے سرخ و سفید چہرے پر یہ سیاہ آنکھیں اچھی لگیں گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جرا نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے خوبصورتی اور حسن کے بجائے روشنی کی فکر رہتی ہے۔ اگر بینائی حاصل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں حسن کیا چیز ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، بہتر ہے آپ یہی آنکھیں لگا دیجئے، کامیابی پر میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ جرا نے دوسرے دن کا وقت مقرر کرتے ہوئے بادشاہ سے پوچھا، آپ کا قیام کہاں ہے؟ بادشاہ جو اس وقت سوداگر کے بھیس میں تھا کہنے لگا، میں کاروان سرائے میں مقیم ہوں۔ جرا نے گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، وہ مناسب جگہ نہیں ہے، چونکہ لڑکی کو مکمل سکون اور آرام کی ضرورت ہوگی۔ آپ میرے غریب خانے پر سامان لے آئیے، میں ایک آرام دہ کمرہ آپ کو دے دوں گا۔ اس لڑکی کا دل بہلانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے میری 2 بیٹیاں اور کئی خادمائیں گھر میں موجود ہیں۔ بادشاہ نے اس کی مہربانی کا سلوک دیکھ کر شکریہ ادا کیا اور کاروان سرائے سے اپنا تمام سامان اس کے ہاں لے آیا۔ دوسرے دن جرا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مہر رخ کی اندھی آنکھوں کو نکال کر شیشے میں رکھی ہوئی آنکھیں لگا دیں۔ اس کے پاس ایسی دوائیاں موجود تھیں کہ شہزادی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں لگانے کے بعد پٹی باندھ دی اور ایک سجے ہوئے خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا۔ یہاں 2 پلنگ رکھے ہوئے تھے اور ان پر نرم و گداز بستر بچھے ہوئے تھے۔
इनमें से एक पलंग महरुख के लिए था और दूसरा बादशाह अमजद के लिए। बादशाह रात को बेटी के पास रहता और सारा दिन शहर घूमता। जरा की बेटियां और खादमाएं शहजादी के पास बैठी रहती और मीठी मीठी बातें करती रहती, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने का अरसा बड़ी मुश्किल से गुजरा। अब जरा ने कुरान पाक की तिलावत करके खुदा के हुजूर दुआ मांगी, फिर दाहिने हाथ से पट्टी खोली। उस वक़्त कमरे में चारों तरफ सब्ज रंग के पर्दे लटकाए गए थे और मध्यम रोशनी रखी गई थी। शहजादी ने हैरानी से चारों तरफ देखा, फिर खूब हंसी। बादशाह बोला, बेटी क्या तुम्हें नजर आ रहा है? अब्बा जान, मेरे करीब तशरीफ लाइए, आप तो बहुत अच्छे हैं। शहजादी खुशी से फूली न समाई। बादशाह ने झुककर उसकी पेशानी चूम ली और कहने लगा, तुम भी तो बहुत अच्छी हो। फिर उसने जरा को सीने से लगाया और बोला, कहो तुम क्या चाहते हो? जरा कहने लगा, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, यही मेरा इनाम है। बादशाह उसके इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने 10,000 अशरफियों से भरी हुई 10 थैलियां उसके सामने रख दी। जरा को उसकी मेहनत का इतना सिला कभी ना मिला था। वो 10,000 अशरफियां देखकर हैरान रह गया। जरा ने दोनों को 2 दिन और मेहमान ठहराया, फिर इस्तेमाल के लिए जरूरी दवाइयां देकर उन्हें रुखसत कर दिया। बादशाह ने अपने मुल्क में पहुंचकर खूब जश्न मनाया, घर घर मिठाई तकसीम की, गरीबों, मुफलिसों और यतीमों में कपड़े तकसीम किए। नसरीन, जरा बिल्ली को तो मेरे सामने लाओ, मैं देखना चाहती हूँ उसकी शक्ल कैसी है, उसका रंग कैसा है। अरे ये तो बड़ी भोली है, मगर पंजा जोर से मारती है। गुलनार, वो चीता कहाँ है जिसे अब्बा जान ने शिकार किया था? शाहिना, मुझे बाहर लेकर चलो, मैं फूलों को देखूंगी, कैसे खुश रंग और कितने दिलफरेब फूल हैं ये दरख्त, ये सब्ज सब्ज घास, शबनम के नन्हे नन्हे कतरे। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे पैदाइश के वक्त ही आंखें क्यों ना दी? मैं 17 साल तक तेरी नेमतों को देखने से महरूम रही, मगर तेरा ये करम भी क्या कम है कि तूने मुझे आंखें दे दी। अगर मैं सारी उम्र अंधी रहती तो क्या होता? शाहिना, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो, मैं अम्मी जान से बातें करूंगी। अब मुझे बातें करने में ज्यादा लुत्फ आता है। गर्ज वो सुबह सवेरे उठती और रात गई तक जागती रहती, एक एक चीज को देखती, खुश होती और हर छोटे बड़े से हंस हंस कर बातें करती। उसकी खुशी देखकर वालिदैन खुदा का शुक्र अदा करते और आपस में कहते, अल्फिया स्याह हमारे लिए इंसान नहीं फरिश्ता था। उसने हमें ऐसा रास्ता बताया कि हमको दोनों जहां की खुशियां हासिल हो गईं। अब हमें बेटा ना होने का मलाल है, ना अफसोस। शहजादी को आंखें मिले हुए 1 महीना गुजर गया और इस अरसे में कोई खास बात पैदा ना हुई, लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ कि आतिशदान गर्म था। बादशाह मलका और शहजादी के साथ बैठा हुआ हुकूमत की बातें कर रहा था कि बूढ़ी कनीज नसराना का पोता, जिसकी उम्र मुश्किल से 4 साल थी, खेलता हुआ कमरे में आ गया और शहजादी के हाथों में फूलों का हार देखकर उससे लिपट गया। शहजादी का चेहरा फौरन ही सुर्ख हो गया। इसने पहले तो हार को तोड़कर एक तरफ फेंका, फिर बच्चे को उठाकर आतिशदान में फेंक दिया। बादशाह घबरा कर उठा और उसने देखती हुई आग की परवाह ना करते हुए बच्चे को बाहर निकाला। आग बहुत तेज थी, कपड़ों ने भी आग पकड़ ली थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बुझाया। बच्चे का जिस्म भी कई जगह से जल गया था, वो मासूम बेहोश हो चुका था। बादशाह ने फौरन ही शाही तबीबों को तलब किया, जिसने बच्चे के सारे बदन पर एक खास किस्म के तेल की मालिश की, जख्मों पर मरहम लगाया और फिर उसे होश में लाने की दवा दी। 1 हफ्ते के बाद बच्चा ठीक हो गया। उसके जिस्म पर कोई दाग या धब्बा ना रहा, लेकिन बूढ़ी कनीज नसराना को शहजादी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा था। वो इस ख्याल से बैठे बैठे रोने लगती थी कि अगर मासूम बच्चा मर जाता तो क्या होता। उसे इस बात का बेहद सदमा था कि शहजादी की हमेशा खिदमत की, उसके हर हुक्म पर आंखें बिछा दी, लेकिन इसने बच्चे को प्यार करने के बजाय उसकी जान लेने का काम किया। वो कई रोज तक रोती रही, आखिर एक रोज महल छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस न आई। मलका की ये आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार मजलूम औरतों की फरियाद खुद सुना करती और बादशाह से उसके फैसले के मुताबिक अमल करवाती। जुमेरात की सुबह सैकड़ों औरतें दरबार में जमा थीं। उनमें से कुछ औरतें फरियादी थीं और बाकी तमाशा देखने आई थीं। दरबान और चौकीदार अदब से खड़े थे, औरतें भी खामोश थीं। दरबार का वक़्त होते ही मलका अपनी हसीन शहजादी के हमरा आकर तख्त पर बराजमान हो गई। फरियादियों में से एक एक और तख्त के सामने खड़ी होती और अपनी फरियाद बयान करती।
ملکہ غور سے سنتی اور اپنا فیصلہ دیتی۔ 5-6 عورتوں کے بعد ایک نوجوان عورت سامنے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملکہ کہنے لگی، تم کیوں روتی ہو؟ اپنی تکلیف بیان کرو، ہم ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا دیں گے۔ نوجوان عورت نے دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرا باپ بے حد لالچی ہے، اس نے 2000 اشرفیاں لے کر میرا بیاہ ایک ضعیف آدمی سے کر دیا ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مالدار ضرور ہے لیکن ظالم ہے، مجھے ہر روز کوڑوں سے مارتا ہے، ایک وقت کھانے کو دیتا ہے اور رات کو اپنے پلنگ کے نیچے چھپتے ہوئے ٹاٹ پر مجھے سلاتا ہے۔ ایک روز میں نے اس سے کہا، مجھے میرا قصور تو بتا دیجئے، آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو اس نے اپنی لمبی لمبی سفید مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا، تیرے باپ نے تجھے 2000 اشرفیوں میں فروخت کیا ہے، لہٰذا تم میری بیوی نہیں غلام ہے، تیرے ساتھ غلاموں جیسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے 2000 اشرفیاں نہ لیتا تو میں تجھے اپنی بیوی سمجھتا اور گھر کی مالکن بنا کر رکھتا۔ ملکہ اس کی دکھ بھری داستان سن کر سوچ میں ڈوب گئی۔ دربار پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ شہزادی مہر رخ اپنی جگہ سے اٹھی اور چوبدار کے ہاتھ سے عصا چھین کر چلائی، اپنے باپ اور شوہر کے خلاف فریاد لے کر آئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس غریب پر ڈنڈے برسانے لگی، بے شرم، تجھے مر جانا چاہیے، تیری قدر نہ تیرے میکے میں ہے نہ سسرال میں۔ یہ کہہ کر ایک بار اس کی کنپٹی پر رسید کیا اور خون بہنے لگا۔ وہ غریب نے ڈھال ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ملکہ تخت سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے شہزادی کو ایک جانب دھکیل دیا، پھر کنیزوں کو حکم دیا کہ فریادی کو احتیاط سے اٹھا کر لے جاؤ اور شاہی طبیب سے کہو وہ فوراً اس کی مرہم پٹی کرے۔ شہزادی ہاتھ میں عصا لیے کانپ رہی تھی۔ ملکہ نے اس کی طرف تیوری چڑھا کر دیکھا۔ وہ کہنے لگی، اگر تم میری ماں نہ ہوتی تو اس بدتمیزی پر ڈنڈے مار مار کر سر پھاڑ دیتی۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ مظلوم اپنی فریاد لے کر آئی تھی یا جان دینے؟ تم نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، تمہیں اس جرم کی سزا دینا ضروری ہے۔ ملکہ نے گرجتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ شہزادی آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، مجھے سزا دے سکو گی؟ اس وقت سے پہلے ہی سزا کا حکم سنانے والی زبان کو باہر نہیں کھینچ لوں گی میں، حکم لکھنے والے ہاتھوں کو قلم نہیں کر دوں گی میں۔ دربار میں آئی ہوئی تمام عورتیں شہزادی کا یہ روپ دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور فوراً ہی دربار خالی کر گئیں۔ بادشاہ اور وزیر بھی اندر آ گئے۔ بادشاہ نے مہر رخ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیوں ناراض ہوتی ہو؟ آخر تمہیں کس بات پر غصہ ہے؟ میں اس عورت کو جان سے مارنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اسے بچا لیا۔ شہزادی بھولا سا منہ بنا کر بولی، نہیں بیٹی، بری بات ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے شفقت سے سمجھایا۔ آنکھیں ملتے ہی ماں کا رتبے کا لحاظ بھی اٹھا دیا۔ کیسی بری بات ہے؟ ملکہ نے رنجیدہ ہوتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ ادھر دربار سے اٹھ کر جاننے والی عورتوں نے ہر جگہ شہزادی کی بدسلوکی کا واقعہ خوب نمک مرچ لگا کر بیان کیا اور ایک ہی ہفتے میں اس بات کا گھر گھر چرچا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی جمعرات کو دربار فریادی عورتوں سے خالی تھا۔ ملکہ کو بہت رنج پہنچا۔ اس دن سے اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور سارا دن تنہائی میں بیٹھ کر گزار دیا۔ بادشاہ کو بھی بہت صدمہ تھا۔ اس نے دوسرے دن تمام مسجدوں کے پیش اماموں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد اعلان کے ذریعے ہر شخص کو بتا دے آئندہ فریادی عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا۔ پیش اماموں نے اچھے الفاظ میں اعلان کیا، لیکن جب دربار کا دن آیا تو ایک عورت بھی موجود نہ تھی۔ یہ صدمہ کچھ کم نہ تھا۔ ملکہ بیمار پڑ گئی مگر شہزادی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا، بیٹی، اپنی امی کی دیکھ بھال کرنا تمہارا فرض ہے، تم ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ان کے دل کو تسلی دیا کرو۔ مگر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی۔ شاہی طبیب نے بھی اس سے کہا، بیٹی، دوا اپنے ہاتھ سے پلایا کرو۔ اس نصیحت پر اس نے طبیب کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی، بڈھے، تو مجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے؟ تیری داڑھی کا ایک ایک بال نوچ کر رکھ دوں گی اور تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طبیب نے فوراً ہی معافی چاہی اور بڑی مشکل سے داڑھی چھڑوانے میں کامیاب ہوا۔ پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا، جہاں پناہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے طبیب کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ طبیب نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ کو جب سے آنکھیں ملی ہیں وہ بہت ہی سخت دل اور بدتمیز ہو گئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا،
وہ نہ اپنی ماں کو کچھ سمجھتی ہے نہ کسی کی جان کو جان تصور کرتی ہے۔ اسی وقت ایک غلام دوڑتا ہوا آیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا، عالیجا غضب ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ چھری سے ملکہ عالیہ پر وار کر رہی تھیں کہ سب کنیزوں نے مل کر ان کو پکڑ لیا۔ 2 کنیزیں بری طرح زخمی ہو گئی ہیں، جلدی تشریف لے چلیے۔ بادشاہ طبیب دوڑتے ہوئے ملکہ کے کمرے میں گئے، دیکھا تو واقعی کنیزوں کے ہاتھ زخمی تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ باقی کنیزوں نے شہزادی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ادھر بیمار ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹی تم اپنی امی کا خون بہانا چاہتی ہو؟ ہاں، اس بیمار ماں کو جان سے مار دوں گی، چھوڑو مجھے۔ چڑیلوں نے مجھے کیا سمجھ کر پکڑ رکھا ہے، ایک ایک کا خون پی کر دم لوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بادشاہ نے کنیزوں کو حکم دیا، لے جاؤ اس پاگل شہزادی کو اور خالی کمرے میں بند کر دو۔ کنیزیں اسے گھسیٹ کر لے گئیں۔ ملکہ کہنے لگی، جب تک یہ اندھی تھی بہت اچھی تھی، ہر جانور اور انسان پر ترس کھاتی تھی، لیکن جب سے آنکھیں ملی ہیں ہر ایک کی جان کی دشمن ہو گئی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ مغرور ہو گئی ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شاہی طبیب کہنے لگا، میں دماغ کے لیے ضرور دوا تیار کروں گا۔ ممکن ہے ہر چیز دکھائی دینے کی خوشی سے دماغ کو شدید جھٹکا پہنچ گیا ہو۔ ملکہ کہنے لگی، آپ جلدی دوا تیار کیجئے ورنہ یہ کسی کا خون کر دے گی۔ شام کے وقت ایک کنیز تھال میں کھانا سجا کر لے گئی۔ شہزادی مسیری پر لیٹی ہوئی تھی۔ کنیز کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تھال لے کر بڑی میز پر رکھا اور اسے کہا، تم مسیری پر بیٹھ جاؤ۔ کنیز مسیری پر بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں شہزادی بولی، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، پھر تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ کنیز نے شرماتے ہوئے جواب دیا، شہزادی صاحبہ، ہمارے ہاں ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں اور انہی کو شادی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میری شادی کے بارے میں بھی وہی جواب دے سکتے ہیں۔ شہزادی کہنے لگی، میرا خیال ہے تم کو مر جانا چاہیے۔ جو لڑکی کنواری ہو اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی جس میں پردہ لٹکا ہوا تھا کھینچ لیا، مگر وہ ابھی پلٹی نہیں تھی کہ کنیز کمرے سے چیختی ہوئی نکل کر بھاگ گئی۔ بادشاہ کو جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور شہزادی کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی بری بات ہے، شہزادی کے ہاتھ میں چاقو اور لکڑیاں اچھی نہیں لگتی۔ شہزادی غصے میں بھری ہوئی تھی، بپھر کر بادشاہ سے الگ ہو گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے قید کریں گے تو کسی نہ کسی بہانے سے 1-2 کو قتل کر دوں گی۔ بادشاہ کہنے لگا، آنکھیں ملنے کے بعد تم بہت بدل گئی ہو۔ پہلے تو تم مجھے شکار کھیلنے سے بھی روکا کرتی تھی اور اب دوسروں کا خون بہانے پر تلی رہتی ہو۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں، اب میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں شکار کھیلوں، انسانوں کو جان سے مار دوں اور سب چیزوں کو آگ لگا دوں۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر یہی ضد ہے تو میں تم کو قید میں رکھوں گا، پھر دیکھوں گا کس کو قتل کرتی ہو۔ اور بادشاہ نے شہزادی کو کمرے میں بند کر دیا۔ شاہی طبیب نے اس کے دماغ کے لیے دوا تیار کی اور دوسرے دن بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے گزشتہ دنوں کی باتیں سناتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، خدا کرے اس دوا سے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ طبیب کہنے لگا، امید تو یہی ہے کہ 2-4 دن میں ہی شکایت جاتی رہے گی۔ غرض شہزادی کو دوا دی جانے لگی، مگر 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت خون اترا رہتا۔ بادشاہ حیران تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کی اگر شادی ہو گئی تو ان باتوں سے سخت بدنامی ہوگی۔ ایک روز بادشاہ صبح سویرے شہزادی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ منہ ڈھانپے رو رہی ہے۔ بادشاہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی کیا بات ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بتاؤ۔ شہزادی روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، وہ اپنی آنکھیں واپس مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تو ان آنکھوں کے لائق نہیں۔ شاہ نے حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم نے خواب دیکھا ہوگا بیٹی۔ ابا جان، وہ رات کو میرے پلنگ کے پاس کھڑا ہوا تھا، گورے رنگ کا لمبا سا آدمی تھا، اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ خالی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، میرا نام منظر ہے، میں نے ان آنکھوں سے کسی کو برا دیکھا تو اسے قتل کر کے ہی دم لیا، مگر تو کسی کا خون نہیں بہا سکتی، تو عورت ہے، کمزور ہے، تجھے ان آنکھوں کو لگانے کا حق نہیں ہے۔ بادشاہ نے تسلی دی۔ شاہی طبیب کو بلا کر اس سے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے مصر کا سفر کرنا ہوگا،
मैं उस जरा से पूछूंगा कि ये आंखें किस शख्स की थीं और उनको लगाने से शहजादी जालिम और सख्त दिल क्यों हो गई। बादशाह कहने लगा, यही मुनासिब है, आप जरूरी तैयारी करके कल सुबह रवाना हो जाइए। शाही तबीब सलाम करके रुखसत हो गया और सफर की तैयारी में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन तबीब अपने एक शागिर्द के हमरा रवाना हो गया। उस रोज भी शहजादी ने शाह को बताया कि मंजर आज फिर आया था और कह रहा था कि मेरी आंखें निकाल कर फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। खौफ से मेरी आंखें खुल गई। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मुझे डर लगता रहा और फिर मैं सो न सकी। शाही तबीब ने जरा के पास पहुंचकर वाकया बयान किया और उससे पूछा कि ये आंखें किसकी थीं। जरा ने गर्दन को झटका देते हुए कहा, इसीलिए तो मैंने आंखों का इंतखाब सौदागर पर छोड़ दिया था। अगर मैं अपनी मर्जी से आंखें पसंद करता तो मुझ पर जिम्मेदारी आयद हो जाती। खैर, मैं कागजात देखकर बताता हूँ कि ये आंखें किसकी हैं। जरा ने शीशे की एक अलमारी में से कागज निकाले और उन पर पड़े हुए नंबरों को देख देख कर सुर्ख रंग का एक कागज निकाला। फिर उस पर लिखी हुई इबारत को पढ़कर कहने लगा, ये मंजर नामी एक मुजरिम की आंखें हैं। उसे मौत की सजा हुई थी। फांसी पर लटकाए जाने से पहले जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने जवाब दिया कि मरने के बाद मेरे जिस्म का हर उज़्व बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों आंखें निकाल ली जाएं ताकि किसी नाबीना के काम आ जाएं। मुमकिन है उसकी बिनाई की दुआओं से मुझे खुदा माफ कर दे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने उसकी आंखें निकाल कर महफूज कर लीं। उसके बदले में 500 अशरफियाँ उसकी बेवा बहन को दे आया। तबीब ने जेल का पता और वो जगह जहाँ उसे फांसी दी गई थी वो पूछा और वहां से उठकर जेल खाने के दरोगा के पास गया और इससे मंजर के बारे में सवालात किए। दारोगा कहने लगा, बड़े साहब, वो बहुत ही जालिम और निडर आदमी था। उसने पहला कत्ल 21 साल की उम्र में किया था। आप जरा गौर फरमाइए कि 21 साल की उम्र क्या होती है। उसके बाद वो चोरी डकैती करके अपना पेट पालता रहा। फिर वो बड़ी चोरियां करने लगा और जब उस फन में माहिर हो गया तो 9 चोरों को साथ लेकर डाका जनी करने लगा। इसने 10 साल तक डाके मारे, 26 इंसानों को कत्ल किया। आखिर में इसने कोतवाले शहर का खून बहाया और थोड़े ही दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वो गोरे रंग और लंबे कद का नौजवान था। उसके साथियों की ज़बानी मालूम हुआ था कि बैठे बैठे उसकी आंखों में खून उतर आता था। फिर वो बुड़बुड़ाते हुए कहता कि सबको डाकू और कातिल होना चाहिए, वरना डरपोकों की जिंदगी बसर करने से बेहतर है कि मर जाएं। फिर वो उठकर बाहर निकल जाता, दरख्तों की शाखों को तोड़कर फेंकता, पत्तों को मसलता, भारी भारी पत्थरों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता। अगर कुत्ता नजर आ गया तो उसे पकड़ लेता और नीचे लिटाकर उसका गला दबाता और चिल्ला चिल्ला कर कहता, अगर कोई नहीं मरता तो कमबख्त तू ही मर जा। और उस वक्त तक कुत्ते को ना छोड़ता जब तक वो मर ना जाता। शाही तबीब इन हालात को सुनकर बहुत परेशान हुआ। फिर जरा के पास गया, उसे मंजर की जिंदगी के हालात सुनाए, जिन्हें सुनकर वो कहने लगा, आंखें देखने का काम करती हैं, लेकिन जो चीजें नजर आती हैं उसे समझने और दूसरों की चीजों के साथ इसका फर्क जानने के लिए दिमाग से मदद लेना पड़ती है। इसलिए आंखों की रगों को दिमाग की रगों से मिलाना पड़ता है। इस वाक़े से मालूम होता है कि कातिल मंजर की रगों में वो जुनून अभी तक बाकी है, मगर मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके इन आंखों को निकलवा लो और मंजर की रगों को काट कर फेंक दो। अगर ये बात मंजूर हो तो लड़की को मेरे पास ले आइए। जरा की इस लंबी चौड़ी तकरीर को सुनकर शाही तबीब कोई जवाब दिए बगैर उठा और रुखसत होकर वापस रवाना हो गया। बादशाह ने जब तबीब की तमाम बातें सुनी तो ठंडा सांस लेकर खामोश बैठ गया। तबीब बोला, शहजादी को दोबारा नाबीना करना भी इस पर जुल्म होगा। बादशाह कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि मंजर इसके पास कैसे आया। उसका हुलिया भी वही निकला जो शहजादी ने बताया था और नाम भी वही। क्या उसकी रूह आती है? अगर ऐसा है तो शहजादी एक दिन पागल हो जाएगी। तबीब कहने लगा, रात के वक्त 2 मजबूत दिल कनीजों का पहरा लगा दीजिए, वो शहजादी के पास जागती रहें। मुमकिन है उनकी मौजूदगी में रूह ना आए। बादशाह कहने लगा, तदबीर तो मुनासिब है, लेकिन डर ये है कि शहजादी कहीं उनका खून करने पर आमादा ना हो जाए। तबीब कहने लगा, कमरे की खिड़कियां खोल दी जाएं और बाहर की तरफ कनीज़ें पहरा दें। बादशाह कहने लगा,
हाँ, ये हो सकता है। चुनाचा उस रात जमीला और शाहीना दोनों नडर कनीज़ों को पहरे पर मुकर्रर किया गया। सुबह उन्होंने बताया कि शहजादी साहिबा सारी रात सोती रहीं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं खोली और खिड़की से कोई चीज़ अंदर दाखिल न हुई। लेकिन जब शहजादी से शाह ने पूछा कि बेटी, मंजर आज तो नहीं आया, तो वो कहने लगी, आया था, मगर आज वो अपनी आंखें वापस नहीं मांग रहा था। आज वो कह रहा था, अगर तू खुशी चाहती है तो इराक के शहजादे से शादी कर ले, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तुझे हमेशा खुश रखेगा और मैं भी अपनी आंखें तलब नहीं करूंगा। बादशाह कहने लगा, मैंने भी सुना है कि इराक का शहजादा बहुत खूबसूरत है और रियाया का हमदर्द है। फिर इसने मलका से मशवरा करके एक कुटनी को तलब किया। ये कुटनी इराक की रहने वाली थी और बातें बनाने में अपनी मिसाल आप थी। शाह ने कुटनी को 500 अशरफियाँ दी और उसे समझाया कि वो इराक जाकर शहजादी मारूख के हुस्न की खूब तारीफें करे और शहजादे को पैगाम भेजने पर आमादा करे, लेकिन ये जाहिर न होने दे कि हम इस रिश्ते को चाहते हैं। कुटनी ने सारी उम्र कभी 500 अशरफियाँ देखी न थीं। वो इस इनाम को देखकर फूले न समाई और उसी रोज इराक की जानिब रवाना हो गई। उसे यकीन था वो अपने मकसद में कामयाब होकर जल्द वापस आ जाएगी और शाह से फिर इनाम हासिल करेगी। इराक की मलका भी अपने अकलौते बेटे के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। वो हमेशा सियाहों से दूसरे मुल्कों की शहजादियों के बारे में पूछा करती थी, मगर किसी अच्छी शहजादी की खबर उसे ना मिली थी। अब जो कुटनी ने पहुंचकर जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और तारीफों के पुल बांधे, तो मलका बेचैन हो गई और अनदेखी शहजादी के लिए अनमोल तोहफे इकट्ठे किए। फिर वजीर आला को शादी के पैगाम के साथ रवाना किया। बादशाह ने वजीर की खूब खातिर तवाज़ो की और पैगाम को कबूल कर लिया। फिर बेशुमार तोहफे देकर उसे वापस रुखसत कर दिया। मलका अब सेहतयाब हो चुकी थी। वो अकलौती बेटी के ब्याह का तस्वर करके खुश होती और शहजादी की बलाएं लेती। एक हफ्ते के बाद इराक से एक और कासिद आया और शादी की तारीख मुकर्रर करने के लिए बादशाह इराक का पैगाम शाह अमजद को दिया। शाह ने मलका और वजीरों से मशवरा करके 2 माह बाद यानी शवाल की 21 तारीख मुकर्रर कर दी। कासिद के रुखसत होने के बाद मलका गर्दन झुकाए कुछ सोच रही थी। बादशाह ने पूछा, क्या सोच रही हो? कहने लगी, यही कि खुदा चांद जैसा नवासा देगा तो उसे तख्त का वारिस बनाऊंगी। बादशाह कहका मारकर हंस पड़ा। बादशाह और मलका दोनों खुश थे। इसी तरह हंसते बोलते 20 दिन भी गुजर गए। बारात आ चुकी थी। निकाह पढ़ा दिया गया। दूल्हा दुल्हन 4 रोज मेहमान ठहरने के बाद रुखसत हो गए। शहजादा अलमास हसीन और जमील बीवी को हासिल करके बहुत खुश था, जैसे उसे जन्नत की हूर मिल गई हो। इराक पहुंचने के बाद सारे मुल्क में जश्न मनाया गया। घर घर चरागाह हुए, मिठाइयाँ और कपड़े तकसीम किए गए। बादशाह और मलका की खुशियों का कोई ठिकाना न था। बादशाह ने तमाम मुलाजमों की तनख्वाहें और ओहदे बढ़ा दिए और कई महसूल ख़त्म कर दिए। एक रोज़ शहजादा अलमास ने कहा, बेगम, 1 हफ्ते के बाद हम दूसरे मुल्कों की सैर के लिए रवाना होना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? महर रुख बोली, नेक ख्याल है, यहाँ से पहले मिस्र चलेंगे। मिस्र का नाम सुनकर शहजादा चौंक उठा और कहने लगा, मुझे मिस्र से नफरत है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। शहजादी बोली, मिस्र तो एक कदीम मुल्क है, वहां के तो एहराम मशहूर हैं और सुना है कि बहुत खूबसूरत है। शहजादा अलमास कहने लगा, बेगम, मैं वहां एक बार गया था। मुझे इस बात का अभी तक दुख है कि वहां के बादशाह ने मेरी हिफाजत का कोई इंतजाम ना किया। एक रात डाकू मेरी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए और मेरे तमाम साथियों की मुश्कें बांधकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। अगर अपने साथियों की तरह मैं भी सो रहा होता तो वो बदमाश मुझे भी रस्सियों से जकड़ लेते। मैंने फुर्ती से तलवार म्यान से खींची और कूद कर उनका मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। अगरचा वो तादाद में 9 या 10 थे, लेकिन मैंने तन्हा उनका मुकाबला किया और 1 घंटे के बाद उनका काना साथी मेरी तलवार से मारा गया। उसकी मौत से बाकी डाकुओं के पैर उखड़ गए और वो भाग निकले। उनका सरदार, जो उजले रंग का लहीम शहीम नौजवान था, जब दरवाजे में पहुंचा तो मुझसे कहने लगा, मकतूल हमारा सुराग रसा साथी था, उसी की मदद से हम तुम जैसे लोगों का हाल मालूम होता था। तुमने उसे तो मौत के घाट उतारा है, लेकिन मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस वाक़े के बाद मैं वापस अपने मुल्क पहुंच गया। कुछ अरसे के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो डाकू गिरफ्तार कर लिया गया है
और उसे फांसी की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इस खबर से मुझे दिली मसरत हासिल हुई, लेकिन ये सोचने लगा कि वो बेचारा मुझे कत्ल करने की आरज़ू दिल में लिए हुए इस जहान से रुखसत हो गया। शहजादी इस वाक़े को सुनकर कहने लगी, अगर बादशाह आपकी निगरानी और हिफाजत का इंतजाम करता तो ये हादसा पेश न आता। खैर छोड़िए, हम मिस्र नहीं जाएंगे, ईरान चलेंगे। शहजादा अलमास कहने लगा, हाँ, ईरान के लोग हमारी बड़ी इज्जत करेंगे, वहां से तुर्की भी जाएंगे और चीन भी चलेंगे। गर्ज ऐसी बातें करने के बाद वो नर्म और गुदास बिस्तर पर लेट गए और थोड़ी देर हंस बोलकर सो गए। रात का 1 बजा था कि एक दिल हिला देने वाली चीख से कोहराम मच गया। तमाम पहरेदार दरबान और मुहाफिज शहजादे के कमरे की जानिब दौड़ने लगे। बादशाह और मलका भी भागे हुए आए। कमरे का दरवाजा बंद था, उसे बड़ी मुश्किल से खोला गया। मलका सबसे पहले अंदर दाखिल हुई। उसने देखा शहजादा अलमास की लाश खून में लथपथ बिस्तर पर पड़ी हुई है और शहजादी महर रुख हाथ में तलवार लिए टिकटिकी बांधे लाश को देख रही है। मलका इस मंजर की ताब ना लाकर बेहोश हो गई और फर्श पर गिर पड़ी। बादशाह दौड़कर बेटे की लाश से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुहाफिज दस्ते के आदमियों ने शहजादी के हाथ से तलवार छीन ली, उसकी मशकें बांधकर फर्श पर एक जानिब बिठा दिया। वजीरों ने बादशाह को लाश से जुदा किया और कनीजों ने मलका को उठाकर दूसरे कमरे में लिटा दिया, जहां तबीबों ने उसे होश में लाने की तदबीरें की। सुबह होते ही बादशाह ने हुक्म दिया, इस डाइन जिसने तलवार से मेरे लखते जिगर का खून बहाया है, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। मौलवियों ने कांपते हुए अर्ज की, आलम पना, हमारे मजहब में औरतों को कत्ल नहीं किया जाता। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा, कत्ल नहीं किया जाता तो इसे गुलामों के कपड़े पहनाकर भयानक जंगल में छोड़ दो, ताकि खूनख्वार दरिंदे इसको चीर फाड़ कर निस्तो नाबूद कर दें। इस कमबख्त ने तो मेरी दुनिया ही अंधेर कर दी, इसे भी मौत के मुंह में पहुंचा दो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और शहजादी मारूफ को जंगल के खतरनाक और भयानक हिस्से में तनतनहा छोड़ दिया गया। बादशाह अमजद को जैसे ही इस वाक़े की इतला मिली, वो अपने शिकारी दोस्तों के हमरा इराक की जानिब रवाना हो गया और जंगल में पहुंचकर अपनी इकलौती बेटी को तलाश करने लगा। 2 रोज के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बेशुमार दरख्त थे। यहाँ 2 शेर और एक जंगली भैंसे की लाशें पड़ी हुई थीं। उनसे थोड़े फासले पर एक चट्टान के करीब शहजादी की लाश नजर आई। उसे देखकर मालूम होता था कि वो किसी जानवर का शिकार नहीं हुई, बल्कि भूख और प्यास से निढाल होकर मरी है और चारों जानवर उसी के हाथों मारे गए हैं। बादशाह ने कहा, मुझे अगर खबर होती तो मैं अपनी बेटी को अंधा ही रहने देता। इस वाक़े को मुद्दतें गुजर गईं, लेकिन महर रुख जालिम शहजादी के नाम से आज भी मशहूर है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।